स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पटना कोचिंग सेंटर पे। तो जैसा कि हमने वादा करा था कि राइटिंग सेक्शन स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से, तो इस वीडियो में हम लोग राइटिंग सेक्शन ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। और राइटिंग सेक्शन में आप लोग का पहला होगा गद्यांश, और यहाँ से आप लोग भली भांति इस चीज़ से परिचित है कि 20 अंक का ये खेला है, यानी 50 में 20 आप समझ सकते हैं लगभग 50%। तो इसे हमने अध्ययन की सुविधा तथा समय को बचाने के लिए पहले से ही हमने लिख लिया है, और इसे हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीका से गद्यांश को बनाना है। गद्यांश हम लोग अब तक जो ऐसे बनाते आ रहे हैं वैसे नहीं बनाना है, आप लोग ऐसे बनाए, ये बेस्ट तरीका है। तो चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि गद्यांश को कैसे लिखा जाए। तो गद्यांश इसी को अनुच्छेद भी कहा जाता है, यानी कभी कभी ये भी दे सकता है कि निम्नलिखित अवतरण, यानी कि ये अवतरण भी होता है, यानी इसे इंग्लिश में पैसेज भी कहा जाता है। तो इन सारे को यानी कि गद्यांश को कैसे लिखें इसका तरीका है। एक तरीका के अनुरूप अगर हम लोग काम करेंगे तो वास्तव में हम लोग अच्छे स्कोर कर पाएंगे, यानी कि 20 में 20 हम लोग अंक अर्जित कर लेंगे अगर ऐसे लिखे। तो ये तरीका क्या है? फर्स्ट तरीका कि दिए हुए गद्यांश को कम से कम 2-3 बार पढ़े, यानी कि जो आपका गद्यांश दिया रहता है क्वेश्चन में वो पढ़ना है, उसे कम से कम 1-2 बार पढ़े, कम से कम पढ़ना ही है। ऐसा नहीं, कितने बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे प्रश्न पढ़े और डायरेक्ट उसमें टिक आउट करने लगते हैं कि यहाँ से यहाँ 1 नंबर, यहाँ से यहाँ 2 नंबर। ऐसा तो कतई नहीं करना है, पहले उसे 1-2 बार पढ़ना है कम से कम। यहाँ पे हम लिख दिए हैं इसलिए कि गद्यांश को कम से कम 2-3 बार पढ़े। फिर इसके बाद पढ़ने के बाद इसमें हमने जैसे नोट लिख दिया है, क्या क्या नोट 2 को बात हम लिखे हैं, है ना, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। क्या है ये बातें कि पहली दूसरी बार पढ़े समझने के लिए कि कौन सी बातें हैं, यानी किस टॉपिक पर दे रखा है। जब अगर आप पहली दूसरी बार पढ़िएगा ना तो उसे आपको खुद पर खुद पता चल जाएगा कि यह जो गद्यांश दिया हुआ है किस टॉपिक पे है, अनुशासन पे है, प्रदूषण पे है, या किसी के जीवनी पर है, ये आपके दिमाग में आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें क्या है कि जब आप लास्ट बार पढ़ रहे होते हैं ना, यानी दूसरी बार हो सकता है आपका या तीसरी बार, तो जब आप तीसरी बार जब पढ़ रहे होंगे तो नीचे दिए हुए प्रश्न को पढ़ते हुए गद्यांश को भी पढ़े। तीसरी बार में ये काम करना है, यानी कि लास्ट बार जब आपको पहली बार में समझ में आ जाए कि हाँ ये इस टॉपिक पे है, तब इसके बाद जब आप फाइनल बार पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन भी पढ़े और इसके बाद गद्यांश को भी पढ़ते चले, है ना। जो नीचे में दिया रहेगा क्वेश्चन को पढ़े कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, और ऊपर में आपके गद्यांश में कहीं पे लिखा रहेगा कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। तो ये बात ऐसे करके पढ़ते हुए गद्यांश को भी पढ़े। दूसरा बात क्या है कि गद्यांश का जो शब्द प्रश्न से मिल रहा हो उसको अंडरलाइन कर ले, यानी कि गद्यांश का जो भी शब्द, गद्यांश का जो शब्द होगा वो प्रश्न से जो मिल रहा है, यानी कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, और ऊपर में लिखा रहेगा कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, तो इसको अंडरलाइन करते चले। अंडरलाइन ऐसे होता है, ऐसे करके जब अंडरलाइन आप लोग कर ले, फिर इसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर कि उत्तर लिखना स्टार्ट करें, यानी कि अब आपका उत्तर लिखना स्टार्ट करना है। लेकिन ध्यान दे, यहाँ पे नोट हमने यहाँ पे भी लिखा है क्या चीज कि पहले रफ उत्तर कॉपी के पिछले भाग में लिखना है। कॉपी जैसे आपका कोई भी कॉपी होगा जैसे, तो उस कॉपी के जैसे मान लेते हैं ये आपका कॉपी है, तो आप जाहिर सी बात है कि इधर से स्टार्ट करेंगे लिखने का, तो इसके पीछे वाले भाग पे पहले रफ करना है। रफ बोले तो इसको लिख के फिर इसको एग्जाम बाद काट भी देना है। वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं कि पहले रफ उत्तर कॉपी के पिछले भाग में अंडरलाइन किए हुए शब्द, ये यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अंडरलाइन किए हुए शब्द और प्लस में अपना शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना शब्द को जोड़कर लिख ले, जिसे पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि आंसर कैसा है, टू द पॉइंट है, यानी कि एकदम जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है वही चीज हम दोहराएंगे फिर से कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो आंसर में ये
इसमें लिखा रहेगा उसमें डायरेक्ट टू द पॉइंट ऐसा होना चाहिए, उसका टू द पॉइंट आंसर होगा कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। ये आपके गद्यांश में दिया रहेगा। यही बता रहे हैं कि आंसर टू द पॉइंट रहे, तो ये थोड़ा सा इजी था इसलिए हमने ये आसानी से बता दिया। इसी में कुछ कुछ ऐसे शब्द प्रश्न रहता है जिसे बच्चे इसी क्वेश्चन का आंसर जैसे सेम उसका भी आंसर देते थे और वहां पे गलत हो जाता है। तो फिर हम आगे देखेंगे कैसे कैसे है। तो आंसर यानी टू द पॉइंट है। अगर नहीं भी है, अगर नहीं मान लिया जो हुआ है तो उसे काट कर सुधार करें, यानी कि आप रफ में जाहिर सी बात है कि आप उसे काट भी सकते हैं, सही कर सकते हैं, मौका है वहां पे, है ना। जब अगर ये ऐसा लग जाए कि नहीं अब ठीक है मेरा क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट है, तब अब क्या करना है, जब फाइनल हो जाए तो एग्जाम बाद इसे क्या करना है, क्रॉस का निशान ऐसे करके, है ना, यानी कि कॉपी में ऐसे करके पीछे कर देना है, ये रफ वाली है वहां पे काट देना है। फिर इसके बाद वही चीज है कि जब फाइनल आंसर रेडी हो जाए तो फाइनल उत्तर लिख देना है, यानी कि और इसमें इस तरीका से अगर आप बना रहे हैं तो विश्वास करिए बहुत ही अच्छा आंसर लिख पाएंगे, बहुत ही शानदार, यानी 20 में 20 आप अंक प्राप्त करेंगे। और इसमें जैसे हमने ये लिखा है कि प्रश्न कैसा रहता है, थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आसान भी रहता है ना, एक साइड आसान है और एक साइड भारी हम कर लिख दिए हैं, है ना। आसान जैसे आप लोग को डायरेक्ट पूछेगा वही चीज कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, कब है ना, किसे, किन्हे, कहाँ, कौन, कितना, ये सब रहता है ना, तो ये सब थोड़ा आसान होता है। इसका आंसर टू द पॉइंट लगभग सारे बच्चे गद्यांश में से वही बात को सीधे अगर लिख भी देते हैं तो लगभग में सही हो ही जाता है। पर थोड़ा सा भारी में क्या है कि जैसे क्या, कैसे, क्यों, किसका, किनका, अगर इस टाइप का प्रश्न जो दे देता है ना बच्चे, फिर भी इसमें भी इसी का अप्लाई कर देता है, जो एकदम गलत हो जाता है। इसका जवाब टू द पॉइंट आंसर नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वहां पे नंबर कटता ही कटता है। यानी कि गद्यांश में नंबर मिलता है सारे बच्चे को, लेकिन 20 में 20 नहीं मिलता है। तो उसका हम तरीका बताएंगे। अभी एक गद्यांश हम लिख देते हैं पहले और उसका क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ कर आप लोग को बता देते हैं, फिर आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीका से। संक्षेप में जरा देख लेते हैं, जैसे कि कम से कम जैसे गद्यांश है तो उस गद्यांश को कम से कम आप 2-3 बार पढ़ना है ना। तो जिसमें 2-3 बार पढ़ना है, यानी कि 1-2 बार जब आप पढ़िएगा, 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए, जब लास्ट में तीसरी बार जब आप पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन के अनुसार पढ़ना है। इस बात को समझने की कोशिश करिए, है ना, क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और गद्यांश में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और गद्यांश में जो शब्द अगर मिल जाए उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। यानी तीसरी बार में सीधे डायरेक्ट अंडरलाइन करते चलिए, है ना, और अंडरलाइन कर इस बात को रफ में लिख लेना है। यानी दूसरी बात कि रफ में अंडरलाइन किए हुए शब्द और प्लस में अपना शब्द। अपना शब्द बहुत मायने रखता है, यही मेन है। हम सिखाएंगे कि अपना शब्द ये बहुत ही ये जरूरी है। मैंने यहाँ भी गौर कीजिएगा, यहाँ पे भी हमने ये गोला कर दिया कि ये अपना शब्द जो है ना, यही पे बच्चे को नंबर मिलता है और बच्चे की तुलना में अधिक। यानी हम कह सकते हैं जो टॉपर बच्चे होते हैं उसको इसी में यही बात को जो जोड़ा जाता है ना, अपना शब्द, वहीं पे नंबर मिलता है और वो बच्चा के तुलना में। तो यही आप लोग भी सीख जाएंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अंडरलाइन और अपना शब्द, इस दोनों को जोड़कर और आंसर आप पहले रफ में लिख लीजिए। जब रफ में आप लिख लेते हैं, इसके बाद ऐसा आपको लग जाएगा कि नहीं मेरा क्वेश्चन का आंसर एकदम टू द पॉइंट है, जो पूछा उसका जवाब, है ना, टू द पॉइंट, डायरेक्ट, है ना। फिर इसके बाद आपको फाइनल उत्तर लिख लेना है आपके कॉपी में और ये रफ वाला काम को कट कर देना है। यानी कि कह सकते हैं हम 3 गो बात है, बस 2-3 बार ये है ना रफ कर लेना है, अंडरलाइन प्लस अपना शब्द और ये फाइनल। यानी हम एक गद्यांश लिख कर आप लोग को दिखा देते हैं कि उसका आंसर किस तरीका से लिखा जाता है। तो इन सारे को हम मिटा लेते हैं और गद्यांश को लिख लेते हैं, फिर प्रश्न को भी लिख लेते हैं और उत्तर आप लोग के सामने हम लिखेंगे। आप लोग देखिएगा कि किस तरीका से लिखा जा रहा है। हम भी सेम इसी पैटर्न पे लिखेंगे जैसा हमने बताया है ना। तो हमने इसको मिटा देते हैं, सारे कॉन्सेप्ट बता दिया कि गद्यांश कैसे लिखा जाना चाहिए, किस तरीका से लिखा जाना चाहिए। और अभी हमने समय को बचाने के लिए पहले से ही एक गद्यांश लिख दिया है और ये आप लोग के समक्ष पहला गद्यांश है। इसे हम कैसे लिखेंगे जरा आप गौर करिएगा। तो आप लोग भली भांति इस चीज से परिचित है कि गद्यांश को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे पढ़ना है गद्यांश को, ऐसा ही गद्यांश दिया रहेगा, यानी कि प्रश्न में रहेगा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी देखिएगा 5 प्रश्न है, 3 इधर 2 इधर, और ये पांचों 2-2 अंक का है, यानी 10 अंक का है एक गद्यांश। तो
पढ़ने का यानी कि तरीका में हमने बताया था कि गद्यांश कैसे बनाया जाना चाहिए। तो पहला तरीका तो यही था कि पहले 1-2 बार हमें पढ़ना चाहिए। दूसरा तरीका यह था कि जब आप फाइनल बार पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन को देखते हुए गद्यांश में अंडरलाइन करते चले। फिर इसके बाद तीसरा नंबर पे हमने बताया था कि किसी एक रफ जगह पर आप इस सारे को लिख ले और उसमें अपने शब्दों से अंडरलाइन किए हुए शब्द और अपने शब्द को साथ में जोड़कर लिख ले और ऐसा लगे कि आंसर जो है उस क्वेश्चन का यानी इस प्रश्न का टू द पॉइंट है। फिर इसके बाद आप फाइनल लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे रफ ना करके हम डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर लिख लेते हैं, है ना। तो लेकिन सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। जैसे देखिए, पंडिता रमाबाई सरस्वती का जन्म 23 अप्रैल 1858 ईस्वी में मैंगलोर में हुआ था। पंडिता रमाबाई सरस्वती की भाषा मराठी थी। ये एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार की थी। इनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे संस्कृत के विद्वान थे। रमाबाई सरस्वती को इन्होंने घर पर ही संस्कृत विषय की शिक्षा दी। 1876 ईस्वी के अकाल के दौरान इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। रमाबाई और उनके भाई श्रीनिवास ने संस्कृत शास्त्रों का पाठ करने लगे। संस्कृत में निपुण महिला के रूप में रमाबाई की ख्याति कलकत्ता तक पहुंच गई, जहां पंडितों ने उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया। 1978 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उनके संस्कृत विषय के ज्ञान के सम्मान में उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि प्रदान की। तो हमने ये ग्राफ फर्स्ट बार पढ़ा, मुझे समझ में आ गया। जैसे आप में से बहुतों को अगर हो सकता है कि एक दफ़ा में कुछ भी पढ़ लेना पड़े, तो आप इसे फिर से एक बार पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। और विश्वास करिए कि अगर आपका जिस दिन हिंदी का पेपर रहेगा उस दिन समय बहुत अच्छा खासा बचता है, तो आप बेंदास इसे समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक दफ़ा पढ़ा, मुझे समझ में आ गया। समझ में ये आया कि यह किस टॉपिक पे है, यानी कि पंडिता रमाबाई सरस्वती के बारे में बताया गया है, इन्हीं का जीवनी है। तो ये बात समझ में आ गया। अब हम इसका कैसे करेंगे, तो ये सेकंड बात क्या चीज़ था, दूसरा बात में कि क्वेश्चन पढ़िए और अंडरलाइन करते चलिए, यानी कि कौन कौन सा बात हमारे प्रश्न और कौन कौन वो प्रश्न का आंसर कहाँ कहाँ पे सेम टू सेम शब्द मिला है कि नहीं। जैसे देखिए, पहला शब्द है पंडिता रमाबाई सरस्वती का जन्म कहाँ और किस वर्ष हुआ था। यहाँ पे आप गौर से देख पा रहे होंगे, पंडिता रमाबाई सरस्वती का जन्म 23 अप्रैल 1858 ईस्वी में मैंगलोर में हुआ था। यानी कि ये बात आपको क्वेश्चन आपके अनुसार है, क्वेश्चन का इसको बस अंडरलाइन कर ले, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। अभी लिखना भी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप जैसे लिखते आए कि पहला का यहाँ से यहाँ तक जवाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी देखिएगा, इसका लिखने का तरीका अलग है, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हो। अगर लिख दोगे तो जाहिर सी बात है नंबर कम मिलेगा, 10 में 10 नहीं मिलेगा, वही 5-6 आप स्कोर कर पाओगे, बहुत हो गया ये। तो इसके बाद देखिए दूसरा आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी पहला का मेरा इस तरीका से अंडरलाइन हम कर लिए। अभी चलते हैं फिर हम दूसरा प्रश्न पे। जैसे पंडिता रमाबाई सरस्वती की भाषा क्या थी तथा ये किस परिवार की थी। तो बस इसका हम देखेंगे कि सेम टू सेम शब्द कहाँ पे है गद्यांश में। तो यहाँ पे देखिए, पंडिता रमाबाई सरस्वती की भाषा मराठी थी, है ना। ये एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार की थी, यानी कि यहाँ से आपका 2 नंबर चालू होता है ना। सिर्फ अभी अंडरलाइन करना है और इसको लिखना नहीं है अभी, है ना, सिर्फ अंडरलाइन अभी हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखिएगा तीसरा में, रमाबाई के पिता का नाम क्या था और ये किस विषय के विद्वान थे। तो देखिएगा यहाँ से तीसरा चालू है ना। इनके पिता अनंत शास्त्री, है ना, डोगरे संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है। फिर चौथा नंबर देखिएगा, रमाबाई के माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। तो रमाबाई सरस्वती को इन्होंने घर पर ही संस्कृत विषय की शिक्षा दी। 1876 ईस्वी के अकाल के दौरान इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, यानी कि यहाँ से होगा आपका अंडरलाइन और 4 नंबर का क्वेश्चन का जवाब। यानी कि बस शब्द, जो शब्द मिल रहा है हम उसको सिर्फ अंडरलाइन कर रहे हैं। 1876 ईस्वी के अकाल के दौरान इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है। 5वां, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने रमाबाई को कौन सी उपाधि प्रदान की थी। तो रमाबाई और उनके भाई श्रीनिवास ने संस्कृत शास्त्रों का पाठ करने लगे। संस्कृत में निपुण महिला के रूप में रमाबाई की ख्याति कलकत्ता तक पहुंच गई, जहां पंडितों ने उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया। 1978 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उनके संस्कृत विषय के ज्ञान के सम्मान में उन्हें पंडिता, है ना, और सरस्वती की उपाधि प्रदान की। यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना,
5। सेम टू सेम जो शब्द मिल रहा है उसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं। अब देखिएगा, जब हम अंडरलाइन कर लेते हैं, अब हम यहां से प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, और ऐसा उत्तर जो डायरेक्ट टू द पॉइंट हो, डायरेक्ट, है ना। इसमें देखिएगा, अब जैसे हम लिखते हैं, देखिए हमारा सबसे पहला का जवाब तो यहां से यहां तक है, हम इसी में खोजेंगे। अब जैसे देखिए, पंडिता रमाबाई सरस्वती का जन्म कहां, देखिएगा गौर से, पहले बोल रहा है कहां और किस वर्ष हुआ था, पहले बोला है कहां, है ना। तो इसका कहां हुआ था, और इसमें देखिए तो अगर लाइन बाय सीधे आप अगर इसमें देखिए तो अगर आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जैसे कि पंडिता रमाबाई सरस्वती का जन्म 23 अप्रैल 1858 ईस्वी में मैंगलोर में हुआ था, पहले दे दिया है किस वर्ष, है ना, बाद में दिया है कहां। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है पहले कहां, इसके बाद किस वर्ष, तो पहले आप दीजिएगा कहां ना, तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, यानी कि कहां तो मैंगलोर में, और ये किस वर्ष, तो 23 किस वर्ष, तो 1858 ईस्वी में, है ना। तो आप ऐसे लिखिएगा, कैसे उत्तर देखिएगा, जैसे पंडिता रमाबाई सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, तो भाई मैंगलोर में हुआ था, मैंगलोर 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए इसका आंसर का जवाब टू द पॉइंट है कि पंडिता रमाबाई सरस्वती का जन्म कहाँ, तो जन्म मैंगलोर में, कहाँ मतलब मैंगलोर, और किस वर्ष, तो 23 अप्रैल 1858, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर हुआ, है ना। अगर आप इसमें से डायरेक्ट जो छाप देते तो आप जरा गौर करिए, तो पहले आप लिख दीजिएगा क्या चीज कि किस वर्ष, और बाद में आप कहाँ लिखिएगा, कैसे नंबर देगा, यहाँ पे पक्का नंबर कटता है ना। तो ये बहुत ही आसान होता है। कितने बच्चे समझता है अरे सर ये तो बहुत ही आसान होता है, मैं तो इसे लिख ही लूंगा एकदम फाइनल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वही होगा 10 में से 6 नंबर मिलेगा, 5 नंबर बहुत, 5-6 बहुत हो गया, लेकिन 10 में से 10 अर्जित करने के लिए आप ऐसे लिखना ही पड़ेगा आपको, है ना, तब जाकर आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, और सेकंड का आप अंडरलाइन किए हुए हैं, पंडित रमाबाई सरस्वती की। तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, पंडित रमाबाई सरस्वती की भाषा क्या थी और तथा ये किस परिवार की थी, है ना। पंडिता रमाबाई सरस्वती की भाषा क्या थी, तो यहाँ पे देखिए पंडिता रमाबाई सरस्वती की भाषा मराठी थी, और यह किस परिवार की थी, तो यह एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार की थी। तो लिखेंगे यहाँ पे, है ना, पंडिता रमाबाई, आंसर डायरेक्ट लिखेंगे टू द पॉइंट, पंडिता रमाबाई सरस्वती की भाषा मराठी थी, ये किस, तथा मराठी थी, तथा ये चित्पावन, देखिएगा वहाँ पे लिखा हुआ है चित्पावन, तथा ये चित्पावन ब्राह्मण परिवार की थी, ब्राह्मण परिवार की थी, यानी ये आंसर आपका टू द पॉइंट हुआ। यानी कि भाषा क्या थी, तो मराठी थी, ये किस परिवार की थी, तो ये चित्पावन ब्राह्मण परिवार की थी, हो गया टू द पॉइंट, है ना। मुझे उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं दिख, ये चीज डायरेक्ट हम नहीं लिख पा रहे हैं, यानी कि कुछ अपने शब्द को भी इंक्लूड करके आपको लिखना पड़ेगा। फिर तीसरा देखिए, रमाबाई के पिता का नाम क्या था और ये किस विषय के विद्वान थे, तो आप तीसरा नंबर अंडरलाइन कहां से कहां तक किए, यहां से, इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री है, डोगरे संस्कृत के विद्वान थे। देखिए तो यहां पे डायरेक्ट लिख दिया क्या चीज कि इनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे संस्कृत के विद्वान थे। आपके अनुसार या जिस तरीका से आप पहले बनाते होंगे तो डायरेक्ट आप यहीं से लिख देते, यहां से यहां तक कि इनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे संस्कृत के विद्वान थे। मतलब कि आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे दे दिए और जो चेक करने वाले हैं उसको आप बोल रहे हैं कि आप उसमें से उठा लीजिए जो टू द पॉइंट आंसर है, वो तो उठाएंगे नहीं, आपका टू द पॉइंट आंसर देखेंगे। तो अब देखिए हम यहां से कैसे उठाएंगे प्रश्न का जवाब। जैसे रमाबाई के पिता का नाम क्या था, है ना, रमाबाई के पिता का नाम, तो ऐसे लिखेंगे रमाबाई के, आंसर ऐसे लिखेंगे, रमाबाई के पिता का नाम क्या है, देखिए अनंत शास्त्री डोंगरे,
अनंत शास्त्री डोंगरे था, है ना। और ये किस विषय के विद्वान थे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो संस्कृत के विद्वान थे। तो आपको इसमें से यानी कि अपने शब्द से इंक्लूड करना होगा क्या चीज, कि जो संस्कृत विषय के, जो संस्कृत विषय के विद्वान थे, यानी कि विद्वान थे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि रामाबाई, ये क्वेश्चन क्या था कि पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे था। और किस विषय के विद्वान थे, जो संस्कृत विषय के विद्वान थे। यानी ये सारे हम अपना शब्द जोड़कर ही लिखे हैं, डायरेक्ट हम नहीं लिख दिए, जो था वो डायरेक्ट नहीं लिखे, अपने शब्द को इंक्लूड करके तब जाकर लिखे। और अब जो है क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर है। जैसे आप पढ़िए, रामाबाई के पिता का नाम क्या था, तो रामाबाई के पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे था। और ये किस विषय के विद्वान थे, जो संस्कृत विषय के विद्वान थे। हो गया एकदम टू द पॉइंट। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिखते तो ये फिर ऐसे हो जाता, इनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे संस्कृत के विद्वान थे, कोई आंसर ही नहीं है ना। वो तरीका एकदम गलत है, वो सिस्टम ही गलत है, पूर्ण रूपेण वो बकवास है। फिर आप देखिए चौथा नंबर, 4 नंबर हम यहां से लिखे। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। रामाबाई के माता पिता की मृत्यु कैसे हुई, तो देखिएगा 1876 ईस्वी के अकाल के दौरान इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। किसके दौरान, अकाल के दौरान। अब अंडरलाइन से आप अपने शब्द में लिखिए, जैसे कि जैसे ऐसे लिखिए, देखिए रामाबाई के माता पिता की मृत्यु कैसे हुई, तो अकाल पड़ने के दौरान हुई थी, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, रामाबाई के माता पिता की मृत्यु अकाल पड़ने के दरमियान हुई थी। यानी कि जैसे देखिए मृत्यु कैसे हुई थी, तो अकाल पड़ने के दरमियान। ये सारे हमारा अपना शब्द है और यही शब्द आपसे मांगता है, कुछ है नहीं ऐसा, है ना। आप भी कर सकते हो, मतलब टू द पॉइंट। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 1876 ईस्वी में अकाल के दौरान इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, ऐसे नहीं एकदम लिखना। आप ऐसे लिखिए, रामाबाई के माता पिता की मृत्यु अकाल पड़ने के दरमियान हुई थी, यानी जब अकाल पड़ा था उस समय में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। और पूछ तो भी तो यही रहा है कि कैसे हुई थी, तो अकाल पड़ जाने के कारण हुई थी, यानी अकाल पड़ने के दरमियान हुई थी। बस हो गया, डायरेक्ट आंसर है ये, टू द पॉइंट। फिर लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर क्या बोल रहा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय ने रामाबाई को कौन सी उपाधि प्रदान की। यहाँ पे देखिए 5 नंबर आप जहां से अंडरलाइन किए हुए हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उनके संस्कृत विषय को ज्ञान के सम्मान में उन्हें पंडिता और सरस्वती का उपाधि दिया। इतना बड़ा कोई जरूरी नहीं लिखने का, आपका सीधे आंसर होगा क्या चीज, कि जैसे देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने रामाबाई को कौन सी उपाधि, तो यहां पे देखिए पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी। पंडिता, है ना, पंडिता और, है ना, सरस्वती। ये डबल भी लाइन जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पंडिता और सरस्वती की उपाधि प्रदान की। अब जाहिर सी बात है कि अगर जब आप डायरेक्ट यानी कि फेयर में डायरेक्ट लिखना जब चालू करिएगा तो जाहिर सी बात है कि कट खुट होगा। चलो मेरा तो अनुभव है और ये चीज़ कि हमने ये चीज़ लिख दिया, लेकिन जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर सीधे फाइनल कॉपी में लिख लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाए, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए हमने कहा था कि पहले सारे क्वेश्चन का आंसर पहले आप रॉफ कर लीजिए और फिर वहाँ से कट खुट होकर जब आपको लग जाए कि नहीं मेरे क्वेश्चन का जवाब सेम टू द पॉइंट है तो आप फिर इसके बाद फेयर कर लीजिए। तो इस तरीका से हमारा क्वेश्चन का जवाब आंसर होता है और इस तरीका से अगर आप लिख रहे हैं तो 10 का 10 नंबर मिलेगा, ये फिक्स है। चूंकि आप पर ये आपको खुद ऐसा लग रहा है कि नहीं वास्तव में जो चीज पूछा गया वही चीज है जवाब, है ना। जब आपके अंदर में ये चीज खुद आ रहा है तो क्यों ना हम बोल सकते हैं कि 10 में 10 आएगा। तो इस तरीका से तैयारी करिए। तो ऐसे ही हम जैसे ये तो गद्यांश 1 था, है ना, गद्यांश हम कम से कम 5 को बताएंगे, यानी 1 बता दिए, 4 और बताएंगे। और आप लोग भी जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कम से कम 2022, है ना, 2023
और 2021-2020 यानी कि 20 से लेकर 24 तक मानिए ना, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ऐसे करके 4-5 साल का आप प्रीवियस ईयर में जहां जहां जितना भी गद्यांश दे रखा है उन सारे को आप बनाइए घर पर, और इसी तरीका से बनाइए। बनाकर आप पटना कोचिंग सेंटर का एक टेलीग्राम चैनल है जो अभी लिंक में भी इसमें डाला हुआ है, तो इस लिंक पर जाकर आप डायरेक्ट पटना कोचिंग सेंटर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और फिर वहां पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को भेजिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा, हाँ लेट रिप्लाई हो सकता है लेकिन करेक्शन करके हम बता देंगे कि हाँ ये सही है बच्चे, है ना। तो फिर मिलते हैं हम अगले गद्यांश में, और ये चीज आप समझ सकते हैं कि इतना लिखना पड़ता है और इस तरीका से बताने में कितने समय जाता होगा, है ना। तो बस आप लोग से यही आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग हर जगह फैला दीजिए इसे, हर जगह शेयर कर दीजिए। कम से कम अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं सर ने बहुत अच्छा बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम सही से लिख पाएंगे, तो कम से कम आप 5 शेयर कर दीजिए। कम से कम आपके व्हाट्सएप से 5 शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये पूरे हर जगह फैल जाए, हर एक बच्चे देख ले और उनको भी ऐसा लगे कि नहीं इस प्लेटफॉर्म पे, पटना कोचिंग सेंटर पे, चैनल पे हिंदी की संपूर्ण तैयारी करने का जिम्मेवारी अग्रवाल सर लिए है इस बार, और उसे बहुत अच्छे तरीका से फिर अभी कंटिन्यू किए हुए हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा विश्वास और आत्मविश्वास मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो मैं फिर अगले वीडियो अपलोड करूंगा बहुत ही जल्द। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।